नमस्कार। आज थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर, ओरिजिन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। मतलब शीत युद्ध, इसकी उत्पत्ति, अर्थ एवं परिभाषा। तो जैसा कि बच्चों अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के विश्व की प्रमुख विशेषताएं। तो उसमें हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व पटल पर दो नई महाशक्तियों का उद्भव हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका। और बच्चों आप यह भी जानते हो कि सोवियत संघ साम्यवादी गुट का नेतृत्व करता था और अमेरिका पूंजीवादी गुट का। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों महाशक्तियों में एक नई तरह की होड़ प्रारंभ हो गई। चूँकि एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देश धीरे धीरे आज़ाद हो रहे थे, तो इन देशों में ये होड़ मची कि वे ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हों और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने गुट में शामिल करें। तो यह एक नई प्रतिद्वंदिता इन दो देशों के मध्य प्रारंभ हुई। और जो यह प्रतिद्वंदिता प्रारंभ हुई, ये सभी क्षेत्रों में प्रारंभ हुई, चाहे वो कूटनीतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, सैनिक या फिर गेम्स, तो या फिर सांस्कृतिक। तो इस प्रतिद्वंदिता को ही शीत युद्ध का नाम दिया गया। शीत युद्ध में बच्चों कोई डायरेक्ट वॉर या प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता है, इसमें छद्म युद्ध होता है। और शीत युद्ध को हम वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और स्ट्रेन रिलेशनशिप के रूप में देख सकते हैं। तो इसमें जो पावर्स होती हैं वो डायरेक्टली किसी वॉर में इंडल्ज नहीं होती हैं, वो इन दूसरे माध्यमों से एक दूसरे के ऊपर अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास करती हैं और इस तरह से अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करती हैं और बैलेंस ऑफ पावर को अपने फेवर में करने का प्रयास करती हैं। तो शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की एक कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं MS राजन की। उनके शब्दों में शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिलाजुला परिणाम है, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार की परस्पर विरोध पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। एक और डेफिनेशन हम ले सकते हैं जॉन फोस्टर डलिस की। वो कहते हैं शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्मयुद्ध था, अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्मप्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। ग्रीव्स के अनुसार परमाणु युग में शीत युद्ध एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से कुछ परे हटकर है। दूसरे शब्दों में यह एक साधन है जो एक पारस्परिक विरोधी ध्येय की प्राप्ति के लिए एक ऐसे युग में कारगर सिद्ध होता है जिसमें संपूर्ण शस्त्र युद्ध न सिर्फ अत्यधिक खर्चीला होगा किंतु सभी संबंधित राष्ट्रों को नष्ट करने की शक्ति भी रखता होगा। तो बच्चों, इन डेफिनेशन से हम ये समझते हैं कि शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर
एक तरह का अप्रत्यक्ष शक्ति संघर्ष था, जिसमें शक्तियाँ आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं और शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती हैं। और परमाणु युग के समय में तो यह शीत युद्ध और भी ज़्यादा डेंजरस हम कह सकते हैं हो जाता है, क्योंकि कोई एक भी मिसअंडरस्टैंडिंग परमाणु युद्ध के खतरे की ओर इंगित करती है। और शीत युद्ध के विभिन्न चरणों के दौरान हम देखेंगे कि कई अवसर ऐसे आए जब लगा कि महाशक्तियाँ परमाणु युद्ध के कगार पर हैं, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ न कुछ कारण से भगवान की दया से उस युद्ध को होने से रोका गया और विश्व को एक महासंकट से बचाया गया। अब शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण। शीत युद्ध के प्रमुख लक्षणों में सबसे पहले हम यह देखते हैं कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं अपितु दो बड़ी शक्तियों का संघर्ष था। 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध लगभग 45 वर्षों तक विश्व में चला और इसमें सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शक्ति संघर्ष चलता रहा। दोनों देशों के मध्य यह होड़ मची रही कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, शीत युद्ध में प्रचार का महत्व। शीत युद्ध में प्रचार एक बहुत बड़ा साधन था। दोनों महाशक्तियाँ कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ती थी जिसमें प्रचार के द्वारा अपने को श्रेष्ठ साबित किया जाए और दूसरे को नीचा दिखाया जाए। कई मौके ऐसे आए, चाहे वो चांद पर पहुंचने का हो या फिर ओलंपिक गेम्स की बात हो या किसी अन्य देश में हस्तक्षेप की बात हो, दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे को नीचे दिखाने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा और अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का भी कोई अवसर नहीं छोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, शीत युद्ध में महाशक्तियाँ व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, एस्पियोनेज, सैनिक हस्तक्षेप, मिलिट्री इंटरवेंशन, सैनिक संधियाँ, मिलिट्री ट्रीटीज़ और प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। शीत युद्ध के 45 वर्षों के काल में दोनों महाशक्तियों ने सैनिक हस्तक्षेप के कई कार्य किए, सैनिक संधियों का निर्माण किया। जैसा कि आप जानते हो, अमेरिका लेड ग्रुप ने नेटो की स्थापना करी, तो सोवियत संघ वाले ग्रुप ने वॉर्सो पैक्ट की स्थापना करी और सैनिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। सैनिक हस्तक्षेप भी किया, अमेरिका ने ग्रेनाडा पे किया था और सोवियत संघ ने 1979 में अफ़गानिस्तान पे किया था। पहले हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में भी हस्तक्षेप किया था। तो इन दोनों गुटों का उद्देश्य यही था कि सैनिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी शक्ति में वृद्धि करना। चौथा महत्वपूर्ण लक्षण जो है शीत युद्ध का वह ये है कि ये दोनों ब्लॉक्स में तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति जो उत्पन्न होती है प्रतिद्वंदिता से, उसे शीत युद्ध कहा गया। जैसा कि बच्चों आप जानती हो, दोनों गुटों के मध्य शक्तिशाली बनने की होड़ बनी रही और इस शक्तिशाली बनने की होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास हुआ और ये जो तनावपूर्ण स्थिति थी यही शीत युद्ध थी। दोनों गुट कोई मौका नहीं छोड़ते थे, जब एक दूसरे को वो नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे और अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यह गर्म युद्ध या प्रत्यक्ष युद्ध से भी अधिक भयानक था। शीत युद्ध को जो डायरेक्ट वॉर होते हैं उससे भी ज़्यादा भयानक मान सकते हैं, क्योंकि यह एक तो लंबे समय तक चला, लगभग 45 वर्षों का काल, और सेकेंडली इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की स्थिति रही। कौन सा कदम
किसको उद्वेलित कर देगा, किसको परेशान कर देगा, या किसको मजबूर कर देगा कोई और एक्शन उठाने के लिए, तो यह गर्म युद्ध से भी ज़्यादा डेंजरस साबित हुआ। और लास्टली हम कह सकते हैं कि यह शीत युद्ध जो था वह मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा गया था। तो जो 45 ईयर्स का जो पीरियड है वह शीत युद्ध का पीरियड, इसमें कोई भी क्षण ऐसा नहीं रहा होगा जब दुनिया में तनाव की स्थिति ना रही हो, क्योंकि दोनों देश सोवियत गुट और अमेरिकी गुट कोई मौका नहीं छोड़ते थे अपनी शक्ति में वृद्धि करने का और दूसरी शक्ति को नीचे दिखाने का। तो इस तरह से घटनाक्रम चलते रहे 45 सालों में कि विश्व ने अत्यधिक तनावपूर्ण समय देखा। कई अवसर तो ऐसे आए, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस ही किया था, कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा और जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होगा। और इस माहौल में दुनिया कभी भी युद्ध के विचारों से मुक्त नहीं रही। तो ये जो शीत युद्ध था यह और भी ज़्यादा तनावपूर्ण था, क्योंकि इसने जब तक यह चला लगभग 45 ईयर्स दुनिया में हमेशा इस बात का भय बना रहा कि और कोई ज़्यादा बुरी स्थिति ना हो जाए और कोई विकट स्थिति पैदा ना हो जाए जिससे कि तीसरा विश्व युद्ध या फिर परमाणु युद्ध प्रारंभ हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम शीत युद्ध के कारण